नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड का चैप्टर 1 जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। तो दो पार्ट में आपका पता होगा, वैसे तो सभी को दो पार्ट में डिवाइडेड है इकोनॉमिक्स। इस बार माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में 6 चैप्टर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों में 6 चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। और आपको सारे ही पढ़ना होते हैं ऐसा तो है नहीं जो छोड़ छोड़ के पढ़े। ओके तो देखिए, तो पहला चैप्टर जो है वो इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में बेसिक चीजें बताई गई हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, कौन कौन से टर्म्स जो इसमें यूज होंगे, फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, दोनों के बारे में थोड़ा बहुत इसमें दिया हुआ है। अगर आप मुझसे पूरा डिटेल में इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो आपको एप्लीकेशन के बारे में यहाँ शो हो रहा होगा। इस एप्लीकेशन को आप जैसे ही गूगल पे सर्च करें, प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे, गूगल के प्ले स्टोर पे सर्च करना आपको BST क्लासेस। तो BST क्लासेस करके सर्च करेंगे तो एप्लीकेशन मिलेगी। एप्लीकेशन कोचिंग की है। इसको जैसे इंस्टॉल करेंगे, इसमें आपका नाम अपना फीड करेंगे, नंबर डालेंगे तो आपके पास कुछ आउटलेट इस तरह का स्क्रीन दिख रहा है, ऐसा खुलेगा। इसमें कुछ तो फ्री कंटेंट डले हुए हैं। फ्री कंटेंट में जो ही अकाउंट्स वगैरह जो है आपका पूरा सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज कर दिया गया है। बिजनेस स्टडीज के साथ में नोट्स डाल दिए, तो बिजनेस स्टडीज जो पढ़ रहे हैं उनको नोट्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा इकोनॉमिक्स है तो इकोनॉमिक्स के लिए कोर्स बना हुआ। आप जैसे नीचे जाएंगे, इसमें स्टोर का ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। तो स्टोर के ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक इकोनॉमिक्स का मास्टरी कोर्स दिख रहा होगा। इस मास्टरी कोर्स को ओपन करेंगे तो आपको दो वीडियो तो अभी दिख रहे होंगे, फ्री हैं, जो कि वो रहेंगे चैप्टर 1 के। तो चैप्टर 1 जो मैं अभी करवा रहा हूँ यही वाला है, बस उसमें क्या है कि वो आपका एक पार्ट 1 और पार्ट 2 करके दिया गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो वो पूरा कोर्स रहेगा जो कि मैं अभी करवाना स्टार्ट करा है। सेकंड चैप्टर के में उसमें पहुंच चुके हैं। सेकंड चैप्टर का पार्ट 1 चल रहा है उसमें। तो आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसको आप कोर्स को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो चैप्टर सेकंड का पार्ट 1 चल रहा है और जैसे ही कुछ बच्चे थोड़े बहुत एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो उसमें लाइव क्लासेस भी उसमें स्टार्ट कर दी जाएंगे। तो अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो से मैं अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन थोड़े टाइम बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी सेकंड चैप्टर कर रहे हैं, तो आपको अगर लगता है कि मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको परचेज कर लिएगा। अभी ये डेमो पढ़ के देखिए। तो थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। पहले इकोनॉमिक्स शब्द आया कहाँ से। तो बहुत ही फेमस दुनिया में इकोनॉमिक्स रहे हैं जिनका नाम था एडम स्मिथ। इनके बारे में आपने 11th क्लास में भी सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। एडम स्मिथ ने ही पहली बार इकोनॉमिक्स शब्द का इस्तेमाल करा था, इसीलिए इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये एक पहला ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, ठीक है। इनकी एक बुक थी, इस बुक का नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेचर। तो ये बुक का नाम है जो कि पब्लिश करी गई थी 1776 में। इस बुक में पहली बार उन्होंने इकोनॉमिक शब्द का यूज करा था और ये इकोनॉमी वर्ड जो है वो ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें ग्रीक में ओकायो नाम था, ओकायो एंड नीमिन। तो एकायो एंड नीमिन से कहने का मतलब था इकोनॉमिक्स। ओकायो का मतलब होता है इंग्लिश में हाउस होल्ड, नीमिन का मतलब था मैनेजमेंट। मतलब अगर हम इनको मिला देते हैं तो ये बन जाता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड से कहने का मतलब आसान भाषा में कहें तो हमारे घर में पिताजी जो भी इनकम वगैरह आती है पिताजी के जरिए या फिर किसी और के जरिए, उन सभी पैसों का यूज मम्मी करती है मैनेजमेंट करने के लिए कि उस पैसे से हमें क्या चीजें चाहिए जिससे कि हमारा क्या हो सके, वेल्थ जो है अच्छे से मैनेज हो पाएगी और हमारे जो डिजायर्स है वो फुलफिल हो सके। तो घर का मैनेजमेंट, तो हाउस होल्ड मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड आप इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक्स का मतलब को डिक्शनरी में देखेंगे तो डिक्शनरी में भी यही देखने को मिलता है, बट एग्जाम में ये सब नहीं आता। एग्जाम में दो चीजें यहाँ से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। एक तो आपसे ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि एडम स्मिथ कौन थे, तो इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, पिताजी इकोनॉमिक्स के, है ना। फिर इसके बाद पूछा जाता है कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या है, तो आप या फिर कह सकते हैं ग्रीक वर्ड जो ओकायो है इसका मतलब क्या समझते हैं, ओकायो, है ना। तो इसका होता है मैनेजमेंट ऑफ वेल्थ। फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है व्हाट इज इकोनॉमिक्स। मैं ये पूरा का पूरा एमपी बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। तो एमपी बोर्ड में क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो भी हम साथ में देखते चलेंगे। तो इकोनॉमिक्स यहाँ से अगर हम समझे तो एक टाइप का साइंस होगा, या फिर ऐसा कहें एक शब्द में स्टडी को कहने को, जो भी आपका मैनेजमेंट की पूरी स्टडी है उसी को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। या फिर आप इधर देखिए डेफिनेशन लिखिए, इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ह्यूमन के बिहेवियर की साइंस है जो कि जुड़ी हुई है अलोकेशन ऑफ स्क्वायर से। अभी अलोकेशन ऑफ स्क्वायर का मीनिंग क्या होता है वो देखते हैं। अलोकेशन ऑफ स्क्वायर से मीनिंग है कि आपके पास लिमिटेड चीजें, दुनिया में जो भी सबसे अमीर आदमी है वो पैसों से सब कुछ नहीं खरीद सकता। क्यों नहीं खरीद सकता? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है भाई। रिसोर्स मतलब कि वो सारी चीजें परचेज नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल दूं कि वो कोयले की खान खरीदता है ना, कोयला मतलब कोल्स माइन खरीद लेता है। अगर कोल्स माइन खरीदता है, क्यों खरीद रहा भाई? क्योंकि एनर्जी प्रोड्यूस करनी होगी। अब एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो अभी एक रिपोर्ट के हिसाब से पता चला है कि 2035 तक इंडिया में कोल्स खत्म हो जाएंगे। तो मतलब कि रिसोर्सेज क्या है वहां पे, लिमिटेड है, चाहे उसके पास कितना ही पैसा हो। तो ये लिमिटेड होने के बाद हम इसको कैसे यूटिलाइज करें, यही चीजें इकोनॉमी में देखी जाती है, ताकि सब लोग को बराबर 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 थोड़ा थोड़ा मिलता जाए, ताकि सभी लोग उससे क्या रहे, खुश रहें। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसा भी मान लीजिए कि आप मार्केट में गए, 1 रुपए आपके पास है, 1 रुपीज आपके पास 1 रुपए है, पर आपके पास 10 ऑप्शन है खरीदने के।
अब 10 ऑप्शन है तो कोई से एक चूज करेंगे ना, तो ये चॉइस को देता है। अलोकेशन जो है वो किसको प्रोवाइड करता है, मतलब कि क्या जनरेट करता है, ये चॉइस को जनरेट करता है। अब डेफिनेशन में फिर से आते हैं, देखिए मीन इन ए सच ए मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। तो अब उससे क्या करेगा कंज्यूमर, अपना जो मैक्सिमाइज देयर सेटिस्फेक्शन, सॉरी, तो सेटिस्फेक्शन को क्या कर सकता है, वो मैक्सिमाइज कर सकता है। प्रोड्यूसर जो है वो अपना प्रॉफिट को क्या करना चाहेगा, मैक्सिमाइज करना चाहेगा। सोसाइटी जो है वो अपने सोशल वेलफेयर को फुलफिल करना चाहेगी। तो ये सारी चीजों को फुलफिल करना पड़ेगा, करना चाहते हैं, और उसके लिए हम रिसोर्सेज को क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे। इसी को इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। या फिर आप अगर ऐसा नहीं समझे एग्जाम में क्या लिख के आए, तो एग्जाम में एक और डेफिनेशन लिख सकते हैं, इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ सोशल साइंस फोकस ऑन द प्रोडक्शन, जो कि फोकस करता है पे, प्रोडक्शन पे, डिस्ट्रीब्यूशन पे और कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे। इन सारी चीजों पे अगर फोकस करता है तो इसी को क्या बोला जाएगा, क्या इकोनॉमिक्स बोला जाएगा। तो एक सोशल साइंस की ब्रांच होगी जो कि जनरली फोकस करता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन पे। अब यहाँ पे एक टर्म था स्कैरसिटी, तो अगला क्वेश्चन बनता है व्हाट इज स्कैरसिटी। देखिए इकोनॉमिक्स ऐसा है, समझ में आएगा, है ना, समझ में आएगा या नहीं आएगा, दोनों केस बन सकते हैं। लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इसको फिर रिपीट देखेंगे, जितनी बार देखेंगे उतना अच्छा रहेगा, और इसको याद करते चलना साथ साथ, इसलिए क्योंकि आप समझ जाएंगे लेकिन डेफिनेशन एग्जाम में नहीं लिख पाते हैं, तो इसको अच्छे से याद करते चलेंगे, लेकिन समझने के बाद ही इसको याद करने में आसानी होगी। फिर एक टर्म दिया स्कैरसिटी। देखिए स्कैरसिटी का मतलब ही कमी होता है, स्कैरसिटी का मीनिंग है कमी, है ना। तो जब भी कोई हमारी बात करें इकोनॉमी के अंदर, तो हर रिसोर्सेज की, यूनिवर्स की बात करें तो रिसोर्सेज जो है हमारे पास क्या है, लिमिटेड होते हैं, अनलिमिटेड कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सब कुछ लिमिटेड है, इस लिमिटेड को सभी लोग अच्छे से यूज कर सकें, इस कमी को बोला जाता है स्कैरसिटी, ठीक है। और स्कैरसिटी को हमने अभी बताया था एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब सब लोग उसको क्या कर सकें, एलोकेट कर सकें, यूज कर सकें, उसे बोला जाएगा एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाए व्हाट इज स्कैरसिटी, तो लिखेंगे इट रेफर टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन, जो आपके पास है वो क्या है, कम है, देन व्हाट यू विश टू हैव, जो आप चाहते हैं उससे। एग्जांपल के तौर पर आप चाहते हैं मुझे तो 4 चूड़ी वाली गाड़ी चाहिए, मतलब कि ऑडी गाड़ी चाहिए, भाई लिमिटेड है, सभी नहीं खरीद सकते, क्यों, प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है ना। फिर बोला कि इन अदर वर्ड स्कैरसिटी इंप्लाइज अ सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्सेज इज लेस देन डिमांड फॉर द रिसोर्सेज, मतलब मार्केट में जितना सप्लाई डिमांड है कोई भी चीज की, उससे सप्लाई, उसके कंपैरिजन में सप्लाई क्या है, कम है। सप्लाई से और डिमांड क्या होता है, तो ये आपको आगे पढ़ना है, ओके। तो डिमांड क्या है, फिर से मार्केट में कोई चीज की रिक्वायरमेंट है। एग्जांपल के तौर पर मान लेते हैं कोविड काल आया था, कोरोना आया था, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों को वैक्सीन चाहिए थी। क्यों वैक्सीन चाहिए थी, क्योंकि उनको कोविड से बचना है, तो वैक्सीन जितनी चाहिए उतनी मार्केट में है नहीं, तो जब वैक्सीन चाहिए इसको बोला जाएगा डिमांड, और मार्केट में नहीं है इसको बोला जाएगा सप्लाई, मतलब मार्केट में कितनी आ रही है, ठीक है। तो ये डिमांड हो गया, और ये सप्लाई जो है वो क्या होता है, दोनों इक्वल नहीं होते, मतलब जितनी डिमांड है सप्लाई उतनी मार्केट में नहीं है, उसी को बोला जाएगा क्या, स्कैरसिटी। अब ये डिमांड चाहिए ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो उसके लिए क्या करा जाता है, सबको थोड़ा थोड़ा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं स्कैरसिटी से एक सोल्यूशन निकलता है वो बताता हूँ आपको। देखो सोल्यूशन क्या है, आप सभी ने सुना होगा राशन की दुकान होती है, राशन की दुकान पे गुड्स को या आपको गेहूं चावल मिलते हैं, मान लेते हैं चावल मिलते हैं। अब चावल जो है वो कुछ फिक्स लिमिट तक होता है, मतलब कि अगर डिसाइड कर दिया जाएगा कि 5 किलो या 10 किलो से, एग्जांपल ले रहा हूं, मुझे परफेक्ट पता नहीं कितना दिया जाता है ना, तो 5 किलो या 10 किलो से ज्यादा आपको मार्केट नहीं मिलेगा, काहे कि राशन की दुकान पे। क्यों ऐसा कर रहे हैं भाई, एक ही व्यक्ति को दे दो ना 100 किलो, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि सब लोग को मिल सके। अच्छा दूसरा एग्जाम्पल एक और लेते हैं, ज्यादा आसान, एक और इजी सा एग्जाम्पल, घर में बनी है, मान के चलते हैं 5 लोग हैं, घर में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, रोटी भी कितनी है, 5 है। तो अगर 5 ही लोग हैं, 5 ही रोटी है, तो कहने का मतलब क्या होगा कि हर एक आदमी एक एक रोटी तो खाएगा नहीं, कम से कम एक ही आदमी 5 रोटी खा सकता है ना। तो यहाँ पे रोटी क्या हो गई, कमी हो गई, इस कमी को क्या बोला जाता है, स्कैरसिटी। अब एक ही आदमी 5 रोटी खा लेगा तो 4 लोग क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। अगर एक ही आदमी को 5 रोटी खा ली तो 4 लोग क्या रह जाएंगे, भूखे रह जाएंगे। तो फिर इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया, ऐसा करा गया सभी व्यक्ति ने एक एक रोटी खा ली तो सभी थोड़ा थोड़ा क्या हो गया, खुश हो गए, ओके। तो कहने का मतलब ये है कि स्कैरसिटी की वजह से चॉइस का ऑप्शन निकलता है, क्या क्या निकलता है, तो स्कैरसिटी कॉजेस चॉइस, स्कैरसिटी की वजह से चॉइस का ऑप्शन आता है। चॉइस मतलब कि इनमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है माँ, है ना। अब माँ के पास ऑप्शन है मैं ये रोटी खाऊं कि नहीं खाऊं, ये रोटी मैं अपने बच्चे को दे देती हूँ, तो जनरली ऐसा होता है, वो कई बार भूखी रह जाएगी, बच्चे को क्या कर देगी, खाना खिला देगी। तो खाना खिला देगी तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, माँ के पास ऑप्शन है खाऊं कि नहीं खाऊं। किस वजह से हुआ, वो स्कैरसिटी की वजह से। स्कैरसिटी मतलब क्या था, कमी थी, काय की कमी थी, रोटी की कमी थी, और डिमांड करने वाले कितने थे, 5 लोग थे। तो ये बात आपको जरूर समझ में आ गई होगी अब, है ना। अब स्कैरसिटी की वजह से काय का ऑप्शन आया भाई, चॉइस का आया।
चॉइस की वजह से क्या होगा, डिसीजन मेकिंग होगी। डिसीजन मतलब कि लेना पड़ेगा, खाया जाए कि नहीं खाया जाए, है ना। अभी तक ऑप्शन था, है नहीं है, अब डिसीजन मेकिंग आ गया। अब डिसीजन मेकिंग जो है यही तो डिसीजन लेने से क्या होता है, मैक्सिमाइज हो सकता है। हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना ऊपर। अब यही डिसीजन से क्या हो सकता है, मैक्सिमाइज हो सकता है। क्या चीज, सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर का हो सकता है मैक्सिमाइज, क्या, प्रॉफिट, इस डिसीजन की वजह से। और इसके बाद से डिसीजन सोसाइटी का मैक्सिमाइज हो सकता है, सोशल वेलफेयर का। तो कहने का मतलब चॉइस हुई, चॉइस से आया डिसीजन, डिसीजन से क्या होगा, उन सबके प्रॉफिट क्या हो सकते हैं, मैक्सिमाइज हो सकते हैं। अब इतनी सारी कहानी के पीछे दो चीजें थी। क्वेश्चन कैसे बनेंगे पेपर में, सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना। तो क्वेश्चन आपके बनते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स, फिर आप इसमें डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनता है व्हाट इज स्कैरसिटी, तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिए हैं। तो क्वेश्चन यही बनेंगे, ये सिर्फ समझने के लिए इतना सारी कहानी थी। ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो अब यहाँ पे हम दो अलग अलग कहानी पे निकलते हैं। सॉल्यूशन मतलब नतीजा ये निकलता है कि अगर आपने ये जो कमी है, चॉइस है, इसको फुलफिल कर रहे हैं इंडिविजुअल के हिसाब से, इंडिविजुअल मतलब सिंगल व्यक्ति के हिसाब से स्टडी करा जा रहा है। स्टडी आप दो लोग के हिसाब से करते हैं, या तो सिंगल में करें, सिंगल के हिसाब से करें, या फिर मैं लिख देता हूं, इसको स्टडी सिंगल या इंडिविजुअल के हिसाब से कर सकते हैं, इंडिविजुअल, या फिर इसको स्टडी कर सकते हैं ग्रुप में, एग्रीगेट, टोटल के लिए। तो जब ये सिंगल के हिसाब से पढ़ा जाता है तो इसको बोला जाता है माइक्रो इकोनॉमी। मतलब आप अभी केवल एक व्यक्ति को लेकर ये सारी डिसीजन ले रहे हैं। फिर दूसरा है मैक्रो इकोनॉमी। मैक्रो इकोनॉमी मतलब जब आप एग्रीगेट, टोटल, खूब सारे लोग झुंड के हिसाब से बात कर रहे हैं कि पूरे झुंड की डिमांड क्या है, उसके हिसाब से सप्लाई कितना करना है, तो उसको बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमी। फिर से तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखी है वो देखते थे। व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, तो ये प्रॉब्लम आई थी चॉइस की, चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल। इसको एड्रेस करा जा रहा है, स्टडी करा जा रहा है किसके हिसाब से, इंडिविजुअल के हिसाब से। की पॉइंट याद रखेंगे, इंडिविजुअल। तो इसको बोला जाता है फिर माइक्रो इकोनॉमी। इसको क्या बोला जाएगा, माइक्रो इकोनॉमी। दूसरा है व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आर स्टडीड एंड एड्रेस एट लेवल ऑफ कंट्री। कंट्री मतलब वही बताया, टोटल, एज होल, कंट्री या पूरे कंट्री को एक साथ लिया जाए, तो इसको बोला जाएगा फिर मैक्रो इकोनॉमी। क्या बोला जाता है, मैक्रो इकोनॉमी। ये दोनों शब्द भी ग्रीक वर्ड से निकले हैं। ग्रीक में वर्ड था माइक्रोस। माइक्रोस का मतलब होता है स्मॉल, स्मॉल मतलब छोटा। अभी बताया मैंने सिंगल के हिसाब से बात कर रहे हैं तो वो हो गया छोटा। फिर दूसरा ग्रीक वर्ड था मैक्रोस। मैक्रोस का मतलब हो जाता है क्या, लार्ज। लार्ज मतलब कि बड़ा। तो हम मैक्रोस में मतलब मैक्रो इकोनॉमी में लार्ज की स्टडी करते हैं, माइक्रो इकोनॉमी में छोटे की स्टडी। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब पेपर में क्वेश्चन आपका जो आता है वो माइक्रो और मैक्रो की डेफिनेशन बहुत कम आती है। डेफिनेशन पूछी जाती है आपसे, डिफरेंस बिटवीन द डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन द माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी। तो ये डिफरेंस से ही आपकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाएंगी। अगर मान लो पेपर में माइक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन आई तो ये पहला वाला पॉइंट डेफिनेशन ही है। ठीक है, तो चलिए देखिए, एक दो चीज और बता देता हूं। माइक्रो इकोनॉमी, आप हमने बोला इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के लिए माइक्रो में आई आता है, एम आई। तो आई जो है वो काय के लिए स्टैंड करता है, इंडिविजुअल के लिए। मैक्रो में आता है ए से क्या हो जाता है, एग्रीगेट। तो एग्रीगेट मतलब कि टोटल की स्टडी करी जाती है, वरना बाकी पूरा सेम वर्ड जो है वो सेम होता है। तो आई आ गया माइक्रो में, ए आएगा मैक्रो में। ए होगा एग्रीगेट के लिए, आई होगा इंडिविजुअल के लिए। तो ये आप इससे भी ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, चलिए डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस का पॉइंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, माइक्रो इकोनॉमी में स्मॉल स्केल पे या स्मॉल स्केल या इंडिविजुअल के हिसाब से स्टडी करी जाती है। इंडिविजुअल मतलब कि सिंगल व्यक्ति की। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर मैक्रो की बात करें, मान लेते हैं कि एक फैमिली में 5 भाई है। कितने भाई हैं, 5 भाई। 5 भाई, तो 5 भाई जो है वो हर व्यक्ति अपने आप में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ कमाता होगा। तो अगर एक एक व्यक्ति की इनकम की बात करेंगे या इकोनॉमिक स्टडी करें तो वो कहलाएगी सिंगल व्यक्ति की माइक्रो इकोनॉमिक्स। और अगर हम सारे भाई की इकट्ठी बात करें तो वो कहलाएगी आपकी क्या, मैक्रो इकोनॉमी। एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर आप किसी एक जंगल की बात करें तो वो पूरा जंगल जो है उसमें छोटे छोटे एक एक पेड़ होंगे, सिंगल सिंगल क्या होंगे, पेड़ होंगे। पेड़ तो आदमी बना दिए मैंने। ठीक है, तो ट्री रहते हैं, तो एक एक ट्री को हम क्या बोलते हैं, माइक्रो इकोनॉमी बोलेंगे। और पूरे जंगल को एक साथ बोला जाएगा तो वो मैक्रो इकोनॉमी हो जाएगा। तो ये इन दोनों के डिफरेंस समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या लिखिए, तो डेफिनेशन में भी यही लिखा होगा, माइक्रो इकोनॉमी स्टडीज इकोनॉमिक रिलेशनशिप और इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल लेवल पे हम स्टडी करते हैं सारी चीजों को, प्रॉब्लम्स को। फिर हम बात करते हैं मैक्रो में, तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी रिलेशनशिप इकोनॉमिक प्रॉब्लम एट लेवल ऑफ इकोनॉमी एज ए होल। तो होल मतलब कि पूरा इकट्ठा लेकर चलता है एक साथ, है ना। तो ये आपका क्या होगा, एक बेसिक डिफरेंस हो गया। दूसरा लिखा, माइक्रो इकोनॉमी इज बेसिकली कंसर्न विद डिटर्मिनेशन ऑफ आउटपुट। तो इसमें आप ये आपको आउटपुट वगैरह जो यहाँ पे पॉइंट लिखे हैं ये आगे जाके पढ़ना है चैप्टर में, इसलिए तब जाके ज्यादा अच्छे से आपके क्या होंगे, ये क्लियर होंगे। अभी आप नॉर्मल ऐसा समझ लें कि हम यहाँ पे आउटपुट की बात कर रहे हैं और प्राइस की बात कर रहे हैं।
प्राइस ऑफ एन इंडिविजुअल फर्म और इंडस्ट्री, कि किस प्राइस पे चीजों को देखा जाएगा। और आउटपुट मतलब कि कोई भी चीज बनती है, देखिए जब आपने एक साइकिल बनाना स्टार्ट करा, या फिर हम मान लेते हैं हाँ साइकिल, जब भी कोई गाड़ी वगैरह साइकिल वगैरह बनना स्टार्ट होती है तो साइकिल वगैरह के क्या होता है शुरुआत में, है ना, कि ये तो बनना चालू होगा तो टायर बनाए पहले, फिर इसके बाद बॉडी बनाई, उसके बाद फ्रेम बनाई, ये अब जाके कंप्लीट हो जाएगी, मार्केट में रेडी हो जाएगी, तो उसको बोला जाता है आउटपुट। और ये क्या हो गया आपका इनपुट, ये क्या हो जाता है आपका इनपुट, कि हमने मटेरियल फैक्ट्री में दिए, फैक्ट्री वाले ने इसको साइकिल बना के बाहर दे दिया, तो बाहर जो आई वो क्या कहलाता है आपका आउटपुट। तो आउटपुट में क्या आएगा उसको ही क्या बोले, उसकी स्टडी करने में क्या होता है माइक्रो इकोनॉमी में, ठीक है। पर मैक्रो इकोनॉमी जो है वो कैसे होता है टोटल से, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, सिंगल आउटपुट की बात कर रहे हैं। और मैक्रो इकोनॉमी में कंसर्न डिटर्मिनेशन ऑफ एग्रीगेट आउटपुट, एग्रीगेट आउटपुट मतलब कि टोटल की बात करी जा रही है, इसलिए इसके अंदर जो टर्म्स यूज होते हैं वो आता है जनरल प्राइस लेवल इन द इकोनॉमी एज ए होल। अकॉर्डिंग टू मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ए ब्रीफली रेफर टू द थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो आपको ये वाला पॉइंट याद रखना है, इसके अंदर इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर भी है, उसके बारे में पढ़ा जाता है, किसके अंदर मैक्रो इकोनॉमी में। और माइक्रो इकोनॉमी के अंदर थ्योरी ऑफ प्राइस को पढ़ा जाता है। तो ये जो मैंने हाईलाइट करा हुआ है इसका, ये ब्लू कलर से, ये वाले से आपको क्या करना है, ये वाला की पॉइंट याद रखना है कि माइक्रो इकोनॉमी के अंदर थ्योरी ऑफ प्राइस को पढ़ा जाता है। अब ये थ्योरी ऑफ प्राइस क्या है, तो ये हमें चैप्टर 3 में पढ़ना है, ठीक है। और ये थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, तो ये आपका अलग से चैप्टर है, चैप्टर 7 या 8 आएगा, ओके। और ये किसके अंदर आता है मैक्रो इकोनॉमी में, तो इसमें ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। अभी केवल इतना याद रखें कि माइक्रो इकोनॉमी के अंदर आप इंडिविजुअल के हिसाब से स्टडी करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी के अंदर आप क्या एग्रीगेट की स्टडी करते हैं। फिर माइक्रो इकोनॉमी में थ्योरी ऑफ प्राइस के ऊपर स्टडी करी जाती है, और मैक्रो इकोनॉमी से इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट की स्टडी करी जाती है। फिर लिखा है स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स अज्यूम, थर्ड पॉइंट है मैक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट। तो इसमें माइक्रो के हिसाब से अगर मान के चलते हैं तो जो एग्रीगेट वाला है वो मैक्रो के हिसाब वेरिएबल जितने हैं उन सभी को कांस्टेंट मान लिया जाता है। कांस्टेंट मतलब कि मान लेते हैं कि उनमें कोई चेंजेस फ्यूचर में नहीं आएंगे। पर जब आप मैक्रो पढ़ेंगे तो मैक्रो के हिसाब से माइक्रो के टर्म्स को क्या कर लिया जाएगा, कांस्टेंट कर लिया जाएगा। तो माइक्रो वेरिएबल रिमेन कांस्टेंट, ओके। फिर से माइक्रो स्टडी जब करते हैं तो मैक्रो के वेरिएबल कांस्टेंट रहते हैं, जब मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं तो माइक्रो के वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाला पॉइंट में लिखा है मार्केट फोर्सेस। तो मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड प्ले सिग्निफिकेंट रोल। तो इसमें सप्लाई एंड डिमांड का रोल होता है किसके अंदर, माइक्रो के अंदर। इसलिए तो चैप्टर 3 में आपका डिमांड है, चैप्टर 5 में सप्लाई है, ठीक है। अब यही चीजें आपके काय में एग्रीगेट के अंदर भी आ जाती हैं, तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई हो जाता है वहां पे। इसलिए लिखा गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, लिखा है गवर्नमेंट पॉलिसीज मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। तो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर इन सब चीजों को पढ़ा जाएगा, जैसे कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा, पॉवर्टी क्या होगा, इन्फ्लेशन क्या होगा। नेशनल लेवल पे बात करी जाएगी इंडिया के हिसाब से, और यहाँ पे हम बात करेंगे माइक्रो में प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग और फैक्टर प्राइसिंग। तो प्रोडक्ट वगैरह जो है उनका प्राइस क्या होना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो सके, बेनिफिट्स हो सके। इन सारी चीजों को पढ़ा जाएगा किसके अंदर, माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारी चीजें हमें आगे पढ़ना है, इसलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में अभी कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, ओके। चलिए इसके बाद देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आपका क्या था, डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। देन इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट से मतलब है कि पहले सिंगल यूनिट की क्या करी जाती है, स्टडी करी जाती है। इंडिविजुअल मतलब सिंगल से होता है, ठीक है। तो आपको अगर इंडिविजुअल समझ नहीं आता तो फिर से बता रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, सिंगल। तो सिंगल यूनिट की स्टडी करी जाती है किसके अंडर में, माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर में। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए स्टडी ऑफ इंडिविजुअल एंड स्पेसिफिक यूनिट इज डन इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इज नॉट रिलेटेड टू स्टडी ऑफ ग्रुप और एग्रीगेट। तो ग्रुप एंड एग्रीगेट से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ग्रुप एंड एग्रीगेट जो स्टडी करी जाती है वो मैक्रो इकोनॉमी के अंदर होती है। दूसरा पॉइंट है स्टडी ऑफ स्मॉल सेक्शन। तो अलग अलग सेक्शन बांटे जाएंगे, सिंगल उन सभी की अलग अलग स्टडी करी जाएगी। तो स्टडी ऑफ स्मॉल सेक्शन ऑफ इकोनॉमी इज डन अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स विद द सेम पॉइंट। स्टडी ऑफ एन इंडस्ट्री और मार्केट इज डन इन माइक्रो इकोनॉमी। तो किसी भी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री की स्टडी करने को क्या बोला जाता है, आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। देखिए, और मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही डिटेल में है, ठीक है। तो आप अगर इतना चीज डिटेल में पढ़ते गए तो इसमें से गारंटीड है कि आपका सिलेबस में से कुछ नहीं छूटेगा, है ना। मतलब एग्जाम में इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। रही बात ऑब्जेक्टिव की, तो ऑब्जेक्टिव जरूर आपको क्वेश्चंस में से बीच में से बना के देते हैं। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लें और उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपने पढ़ा वही आएगा। ऑब्जेक्टिव जो है वो हमेशा टॉपिक के बीच में से आते हैं, ओके। थर्ड वाला पॉइंट है अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट।
तो अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट से मतलब होता है कि हम मान के चलते हैं मैक्रो इकोनॉमी के जितने फैक्टर हैं वो सारे के सारे क्या रहने वाले हैं, कांस्टेंट रहने वाले हैं। इसलिए कांस्टेंट रहेंगे तो मतलब चेंज नहीं होगा। फिर से मैक्रो इकोनॉमी के जो फैक्टर है वो सारे के सारे क्या मान के चला जाता है, यहाँ पे कांस्टेंट बोला जाता है, इसलिए लिखा अजम्पशन ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट। तो ये जो फुल एम्प्लॉयमेंट है ये आपका मैक्रो इकोनॉमिक का टॉपिक है और उसको इसलिए यहाँ पे क्या मान लिया जाता है, कांस्टेंट मान लिया जाता है। कौन से में, माइक्रो इकोनॉमी के अंडर में। ठीक है, तीसरा अगर हो गया। देन फोर्थ वाला पॉइंट आपका है प्राइस थ्योरी। तो प्राइस थ्योरी जो है वो भी किसकी पार्ट है, ये पार्ट भी आपका है किसका, मैक्रो सिंगल की बात कर रहे हैं तो सिंगल में माइक्रो की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा, लेकिन हम फुल एम्प्लॉयमेंट को मान के चलते हैं इसलिए प्राइस थ्योरी को मेजर प्रॉब्लम माना जाता है माइक्रो इकोनॉमी के अंदर। फिर से फुल एम्प्लॉयमेंट को हम मान के चल रहे हैं कि सबके पास क्या होगा, जॉब होगा, ऐसा मान के चल रहे हैं, अज्यूम करके चलते हैं क्योंकि मैक्रो का कॉन्सेप्ट है। अब इसका अगर ये कारण है तो इसकी वजह से प्राइस थ्योरी पे फर्क पड़ता है। अभी प्राइस थ्योरी क्या है तो ये आपको चैप्टर नंबर 4 में पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखें कि प्राइस थ्योरी जो है वो क्या है, मेजर प्रॉब्लम है किसकी, माइक्रो इकोनॉमी की। ओके, इसमें उलझने की जरूरत ज्यादा अभी नहीं है कि ये क्या होता है, कहां से आता है, सिर्फ अभी इतना ध्यान रखिए कि प्राइस थ्योरी जो है वो मेजर प्रॉब्लम है का माइक्रो इकोनॉमी का। ये 4th चैप्टर में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो उसके बाद अगर आप वापस से पढ़ेंगे तो आपका ही क्लियर हो जाएगा। देखिए इस चैप्टर से अभी तक तो बोर्ड में ज्यादा कभी नहीं आया है, 2 या 3 नंबर का आता है, पर ये 2 नंबर या 3 नंबर का मतलब कि क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बाकी आते तो ऑब्जेक्टिव भी हैं। तो ऑब्जेक्टिव कहाँ से बनेंगे ये आपको पूरे जब कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके बनते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक आपका जो जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हमने माइक्रो इकोनॉमी के, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है मैक्रो इकोनॉमी के होते हैं। मैक्रो इकोनॉमी में हम टोटल की बात करते हैं, एग्रीगेट की बात करते हैं, सभी को इकट्ठा लिया जाता है, इसलिए ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। पहली चीज कैसा कॉन्सेप्ट होगा ये, ब्रॉडर। ब्रॉडर मतलब कि लार्ज लेवल पे इसकी स्टडी करी जाती है। तो ये लिखा हुआ है एज द स्टडी ऑफ एंटायर इकोनॉमी एंड लार्ज एग्रीगेट एंड एवरेज एसोसिएटेड विद इट डन विद अंडर मैक्रो इकोनॉमी नोन एज एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स भी बोला जाता है। तो इसको एक और नाम दिया गया एग्रीगेटिव इकोनॉमी। एग्रीगेट मतलब होगा टोटल से। फिर ब्रॉडर आउटलुक है तो ब्रॉडर एनालिसिस है। एनालिसिस मतलब कि हर चीज की स्टडी करना। तो एनालिसिस जब करा जा रहा है तो इसमें लार्ज लेवल पे चीजें हो रही हैं तो इसलिए इसको ब्रॉडर एनालिसिस भी बोला गया है। मतलब इसमें स्टडी करते हैं जैसे मॉनेटरी पॉलिसी की, फिस्कल पॉलिसी की, गवर्नमेंट की, कि टैक्स कितना लेना है, टैक्स कितना होना चाहिए, कौन चीजों पे टैक्स लगेगा, है ना। ये सारी चीजें किसमें आती है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी के अंडर में आती है। तो ये सारी चीजें निकाली जाती है मैक्रो में। फिर एक और आता है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो इसके अंदर में हम देखे जाता है नेशनल इनकम निकालेंगे, जीडीपी निकालेंगे, टोटल इनकम निकालेंगे, ऐसे कर करके बहुत सारे फैक्टर हैं जो नेशनल लेवल पे हैं वो सभी पढ़े जाएंगे मैक्रो इकोनॉमी में। इसीलिए एक और नाम इसको दिया गया है, देयरफॉर इट इज आल्सो नोन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। तो इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी इसको बोला जाता है। अब ये कैसे करते हैं ये आपको आगे पढ़ना है। अभी इकोनॉमिक्स में ये सारी चीजें ही पढ़ी जाएंगी, इसलिए तो चैप्टर का नाम इंट्रोडक्शन है, मतलब कि इसमें क्या क्या होगा आगे। फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, इसको जरूर ध्यान रखें। ये एक बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि मैक्रो इकोनॉमी एंड माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमी आर डिपेंडेंट और नॉट। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। क्यों डिपेंडेंट होते हैं, उसका सिंपल सा कारण ये है कि माइक्रो के अंदर आप सिंगल सिंगल की स्टडी कर रहे हैं, माइक्रो में इंडिविजुअल की स्टडी कर रहे हैं, और जब इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे इन सबको टोटल कर देंगे तभी तो मैक्रो इकोनॉमिक्स बनेगा। तो मतलब ये हुआ कि मैक्रो इकोनॉमी माइक्रो पे डिपेंड है और माइक्रो किस पे डिपेंड हो गया, फिर मैक्रो पे डिपेंड हो गया, क्योंकि उसी के हिसाब से तो पॉलिसी बनाई जा रही है। पॉलिसी मतलब रूल्स रेगुलेशन। तो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं मैक्रो में जो कि यूज होते हैं माइक्रो में, और माइक्रो में सबका टोटल करा जाता है तो बन जाता है आपका मैक्रो इकोनॉमी। तो दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, इसलिए डिपेंडेंट हो गए। तो यहाँ लिखा म्यूचुअली डिपेंडेंट। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। तो अभी मैंने बताया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो ऑब्जेक्टिव आपके आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, ये आपका माइक्रो और मैक्रो पूरा कवर होता है। इसके बाद 2 इकोनॉमिक्स और है, इन इकोनॉमी को साइंस भी बोला जाता है या स्टडी को इसको स्टेटमेंट भी बोले जाते हैं। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट लिखा रहता है कई किताबों में दिया होगा पॉजिटिव साइंस दिया होगा, कुछ किताबों में दिया था पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, और दूसरे को बुलाया था नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। तो ये दोनों क्या है ये देखते हैं। बहुत सिंपल सा है। इकोनॉमी के हम स्टडी कर रहे हैं प्रॉब्लम्स की, तो प्रॉब्लम में 2 चीज आएंगी, या तो रियल फैक्ट आएंगे, क्या आएंगे, फैक्ट्स मतलब जो चीजें रियलिटी में है, और एक होंगे सजेशन। सजेशन मतलब कि सुधार करने के लिए तरीके। जैसे कि अभी चुनाव आ रहे हैं तो पॉलिटिशियंस बहुत सारे सजेशन देंगे कि हम ये करेंगे, फला चीजें करेंगे, निर्माण करेंगे, आपका क्या कहते हैं डेवलपमेंट करेंगे, करा नहीं है, करेंगे। तो वो करेंगे जो कह रहे हैं, तो ये सजेशन होगा कि हम ऐसा करने वाले हैं। तो ये सजेशन जो है इसी को बोला जाता है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। मतलब इसमें ये देखा जाता है कि क्या होने वाला है फ्यूचर में। पॉजिटिव से कहने का मतलब होता है जो रियलिटी में है, इशू क्या है, करंट में क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में आती हैं। एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पे एग्जांपल स्टेटमेंट दिया होगा, तो पहले ये लिखा देखो,
somebody say population of India is more than the population of China, वैसे ही स्टेटमेंट गलत है क्योंकि अब इंडिया की पॉपुलेशन चाइना से बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो ये जो पॉपुलेशन का मैटर है, रियलिटी में इंडिया में बहुत ज्यादा है ना, फैक्ट है, तो इसलिए इसको बोला गया कौन सा, पॉजिटिव स्टेटमेंट। फिर somebody say that old age pension should be stopped, तो ये की सजेशन है कि ओल्ड एज जो पेंशन होती है इसको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब ओल्ड एज पेंशन क्या मैटर है, तो जब रिटायर हो जाते हैं व्यक्ति उसके बाद उनको पेंशन दी जाती है, तो किसी ने ये कहा कि पेंशन को बंद कर देना चाहिए, तो ये बंद कर देना चाहिए सिर्फ एक ओपिनियन है, सलाह है, मशवरा है, मतलब सलाह मशवरा क्या कहें, सजेशन है ना। तो अगर सलाह दी है किसी ने तो उसको करें या ना करें ये बात की बात है। तो ये कैसे इकोनॉमिक कहलाता है, नॉर्मेटिव कहलाता है। ओके चलो यहाँ डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन पेपर में लिख के आना होगी। तो पॉजिटिव इकोनॉमी डील विद द इकोनॉमिक इशू रिलेटेड टू पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, तो रियलिटी में जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में इशू है उनसे डील करता है। फिर लिखा नॉर्मेटिव इकोनॉमी डील विद द ओपिनियन, ओपिनियन मतलब सलाह नहीं, सलाह है, ऑफ इकोनॉमिस्ट रिलेटेड टू इकोनॉमिक इशू एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम, तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी सलाह मशवरा दिया जाता है उसको नॉर्मेटिव बोला जाएगा। फिर स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमिक रिलेटेड टू व्हाट वाज, क्या है, व्हाट इज एंड व्हाट वुड बी, क्या होगा, इन सब से रिलेटेड होता है कौन सा, आपका पॉजिटिव वाला। और व्हाट आउट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, इससे रिलेटेड होता है आपका नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। थर्ड दिया है स्टेटमेंट ऑफ पॉजिटिव इकोनॉमी आर नॉट नेसेसरी द स्टेटमेंट ऑफ ट्रूथ बट दे मे बी ट्रू और फॉल्स, तो सत्य भी हो सकता है असत्य भी हो सकता है, रियलिटी में फैक्ट के ऊपर बात करी जाती है, पर नॉर्मेटिव में केवल क्या होते हैं, ओपिनियन होते हैं। तो ये एग्जांपल मैंने आपको अभी समझा दिया है। फिर फोर्थ दिया है फैक्ट एंड फिगर्स, तो फैक्ट एंड फिगर का यूज करा जाता है किसके अंदर, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के अंदर। नॉर्मेटिव में कुछ भी ऐसा नॉट वेरीफेबल है, ऐसा कोई है ही नहीं रियलिटी में कि होगा कि नहीं होगा, ठीक है, केवल सजेशन दिया जा रहा है, करना नहीं करना बात की बात है। और आखिरी लिखा है पॉजिटिव इकोनॉमी डज नॉट इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट, तो वैल्यू के ऊपर जजमेंट इसमें नहीं होते हैं, पर नॉर्मेटिव के अंदर वैल्यू जजमेंट्स होते हैं, इसलिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान दिया जाता है कि सजा नहीं, सलाह दे रहे हैं बार बार, तो सलाह जब दे रहे हैं तो इसके लिए क्या दिया जाएगा, वैल्यू के ऊपर ध्यान देना जरूरी होता है। तो ये सारी चीजें थी आपकी क्या, थोड़ा सा बेसिक। अब एक अलग से क्वेश्चन बनता है व्हाट इज एन इकोनॉमी, इकोनॉमी क्या है भाई, इकोनॉमी क्या चीज है। अभी हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थे, स्टडी करने को क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अंतर है, इसको स्टडी करने को क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स। बट इकोनॉमी क्या है, तो इकोनॉमी एक सिस्टम है भाई। सिस्टम कौन सा, देखिए जनरली एक टीचर काम कर रहा है, उसको उसके बदले क्या मिल रही है, जो भी फीस वगैरह रहती है वो मिलती है। डॉक्टर भी एक काम कर रहा है, डॉक्टर को भी क्या मिल रही है, फीस मिल रही है। अगर मान ले फार्मिंग, कोई फार्मर कर रहा है तो फार्मर खेती कर रहा है, खेती के बदले उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। तो मतलब कि हर एक व्यक्ति कुछ ना कुछ अर्न करने के लिए काम कर रहा है। अभी अर्न क्या कर रहा है, तो वेल्थ जो ले रहा है उससे अपनी जिंदगी गुजारेगा, लाइवलीहुड, अपनी लाइफ को स्पेंड लाइफ के ऊपर क्या करेगा, खर्चा करेगा ताकि लाइफ उसकी बेटर हो सके। तो ये जो एक पूरा सिस्टम बन गया कि उसको काम मिल रहा है, काम के वजह से पैसा मिल रहा है, पैसे की वजह से क्या चल रही है, लाइफ चल रही है, तो ये एक पूरा सिस्टम बन गया। इसी सिस्टम को इकोनॉमी बोला जाता है, इसी सिस्टम को क्या बोला जाएगा, इकोनॉमी बोला जाता है। तो देखिए यहाँ डेफिनेशन बहुत शॉर्ट में मैंने एक लिखी है, इकोनॉमी इज ए सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग, तो अपनी लाइफ को अर्न कर रहे हैं, एक लेवल को लिविंग को अर्न कर रहे हैं किसके जरिए, एक सिस्टम के जरिए। तो इकोनॉमी एक सिस्टम है जो कि उनको काम प्रोवाइड कर रहा है, लाइवलीहुड प्रोवाइड कर रहा है ना। और जो आपको मैंने समझाया वो सब यहाँ लिखा हुआ है। तो पीपल परफॉर्म डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न देयर लिविंग, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होती है, दो टाइप की एक्टिविटी है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसके जरिए पैसा कमाया जा रहा है वो सारी एक्टिविटी क्या होती है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी। जिसमें आपको पैसा नहीं मिल रहा है, सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। ये कक्षा 11वीं का टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं पढ़ा तो मैंने पहले ही बोला आपको बता दूंगा डिटेल में, इसलिए टेंशन नहीं लेना। किसी ने 11th कुछ नहीं पढ़ा तो भी उसको समझ में आएगा, कोई नया है तो भी उसको समझ में आएगा। दिक्कत आएगी एग्जाम में लिखने में दिक्कत क्यों आएगी, क्योंकि हम समझ लेते हैं लेकिन हमें इकोनॉमिक्स याद नहीं होती है। इसीलिए आपको रिकॉर्डेड वीडियोस को सेव करके रखना है। आप सेव करके रखेंगे तो इसको रिपीट बार बार जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आने लगेगी। कोई भी चीज हम जब पहली बार करते हैं तो एक बार में नहीं बनती है, लेकिन हम उसको बार बार करेंगे तो वो हमसे जरूर एक ना एक दिन बनना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए मेरा सजेशन ये है कि नॉर्मेटिव स्टेटमेंट दे रहा हूँ, सजेशन ये है कि आपको इसको बार बार करना है, बार बार पढ़ना है। The teachers go to school, the doctor go to hospital, the farmer go to field and industrialists go to industries. इंडस्ट्रियलिस्ट कौन होते हैं, तो व्यक्ति को कहते हैं, इंडस्ट्री जो कि कोई भी सेक्टर है। The nature and level of economic activity performed by people of an area would reveal a system by which people of that area earn their living. This system is called economy. तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया, वही कहानियां लिखी है कि इस सिस्टम को इकोनॉमी बोला जाता है, जो कि काम प्रोवाइड कर रहा है और इस काम के जरिए आप क्या कर रहे हैं, लिविंग को अपने चला रहे हैं। ओके तो ये हो गया आपका इकोनॉमी। अब अगर हम आपका ओनरशिप की बात करें तो इसको डिवाइड मतलब कितने टाइप का होता है, तो वैसे तो ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी होता है, बट एग्जाम में ये नहीं लिखना है।
आजकल, क्योंकि कोई भी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी बची नहीं है। ऐसी इकोनॉमी जो कि विद इन द बाउंड्री है उसको बोला जाएगा क्लोज इकोनॉमी। मतलब इंडिया की बात करें तो इंडिया में ना बाहर से कुछ आता है ना ही कोई अपन कोई बाहर चीज भेज रहे हैं, तो उस इकोनॉमी को बोल देंगे क्लोज इकोनॉमी। और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, तो उसको क्या बोला जाएगा, ओपन इकोनॉमी। तो आजकल वर्ल्ड में सारी की सारी इकोनॉमी कैसी है, ओपन इकोनॉमी है। अगर हम दूसरे टाइप से बात करें तो बेसिस ऑफ ओनरशिप, ओनरशिप के हिसाब से बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इकोनॉमी इज क्लासिफाइड इनटू सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों के मैंने डिफरेंस नीचे दिए हैं, डिफरेंस को ही मेन अपन समझते चलेंगे। तो सबसे पहले डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर में आएगा डिफरेंस, या आपसे डेफिनेशन एक एक की इंडिविजुअली नहीं पूछेंगे। तो किन्हीं तीन के बारे में डिफरेंस पूछ सकते हैं या किन्हीं दो के बारे में। तो दो का पूछे तो दो लिख के आना, तीन का पूछे तो तीन का लिख के आना। मैं पहले आपको बता दूं, नाम है कंट्रोल्ड और सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, या इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है। इसके बाद आता है फ्री इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी को मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी बोला जाता है। तो यहाँ पे दो दो तीन तीन मैंने नाम जो इनके दिए गए हैं वो भी लिख दिए, और एक आखिरी है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड तो बहुत ही इजी है। देखते हैं सबसे पहला अपना प्लान्ड इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी जो कि कंट्रोल करी जाए गवर्नमेंट के जरिए। कौन कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट अगर कंट्रोल कर रहा है तो ऐसी इकोनॉमी को बोल देंगे अपन क्या, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। गवर्नमेंट कंट्रोल क्यों कर रहा है भाई, तो गवर्नमेंट काम क्यों कर रहा है, गवर्नमेंट कर रहा है पब्लिक वेलफेयर के लिए। उसमें पूरा सा पूरा ज्यादा जो सपोर्ट है वो किसको मिले, बेनिफिट जो है वो पब्लिक को मिले और फायदा किसको मिले, सरकार को मिले। ऐसी प्लान्ड इकोनॉमी को इसको बोला जाएगा सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी या सोशलिस्ट इकोनॉमी। फिर इसके बाद आता है कैपिटलिस्ट। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि ऐसी इकोनॉमी जो कि मार्केट फोर्स या प्राइवेट सेक्टर इसको कंट्रोल कर रहा है। इसको कौन कंट्रोल कर रहा है भाई, प्राइवेट सेक्टर। तो उस इकोनॉमी को बोला जाएगा आपका कौन सी इकोनॉमी है, वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। और जब इकोनॉमी दोनों ही तरीके से चल रही है, मतलब रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट के, चला कौन रहा है, प्राइवेट सेक्टर जनरली इसको रन कर रहा है, तो ऐसी इकोनॉमी को बोला जाता है मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब जिसके अंदर सेंट्रली प्लान्ड या सोशलिस्ट इकोनॉमी भी है, साथ में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी है, वो इकोनॉमी आपकी बन जाती है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इसकी डेफिनेशन जो लिखी वो पढ़ लेते हैं जरा हम। यहाँ लिखा है दिस आर द इकोनॉमिक वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन, कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज आर फाइनली कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। कौन कर रहा है कंट्रोल, गवर्नमेंट और सम सेंट्रल अथॉरिटी, या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी है। तो फिर देखो मिक्स्ड में दिस आर द इकोनॉमी वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कंट्रोल बाय मार्केट फोर्सेस या प्राइवेट सेक्टर भी आप लिख सकते हैं। देन मिक्स्ड में लिखा है दिस आर द इकोनॉमिक वेयर इकोनॉमिक एक्टिविटी आर गवर्न बाय द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस बट रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। तो रूल्स रेगुलेशन है सरकार के, बाकी वो मार्केट फोर्सेस की वजह से चल रहा है। मतलब उसमें दोनों है, सोशलिस्ट वाले भी हैं और कैपिटलिस्ट भी है। देन सेकंड देखिए, जो गवर्नमेंट रन करता है इसमें गवर्नमेंट डिसीजन लेता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, इसलिए लिखा है इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय द मोटिव ऑफ सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर समाज के लिए। जब मार्केट फोर्स या प्राइवेट सेक्टर इसको चलाएगा तो इसमें ज्यादातर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या प्रॉफिट मोटिव इनका रहता है कि हम ज्यादा से ज्यादा क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके। और तीसरा आपका दिया हुआ है, तीसरा लिखा हुआ है कि इकोनॉमिक डिसीजन आर ड्रिवन बाय बोथ मोटिव ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, मतलब प्रॉफिट भी मैक्सिमाइज हो सके और समाज की सेवा भी, मतलब पब्लिक वेलफेयर का भी काम हो सके। ऐसा डिसीजन लिया जाता है किसके अंदर, मार्केट इकोनॉमी के मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर। देन थर्ड आपका पॉइंट आता है द कंज्यूमर इज नॉट, तो इसमें कंज्यूमर जो है वो ज्यादा नहीं, इसमें लिखा द सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड टू हिज चॉइस फॉर द पीपल। तो गवर्नमेंट के हिसाब से इसको डिसीजन लिया जाता है जो कि पब्लिक के लिए काम होगा। यहाँ पे कंज्यूमर मतलब मेन इसमें कौन रहता है, कंज्यूमर रहता है, और कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स को बनाया जाता है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर देखिए इधर पे गवर्नमेंट बना रहा है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से बनाता है पब्लिक के लिए, प्राइवेट में थोड़ा सा अंतर आता है, प्राइवेट बनाता है पब्लिक के हिसाब से। क्यों पब्लिक के हिसाब से, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जब ही होगा जब वो पब्लिक के हिसाब से गुड्स को बनाएंगे, मतलब पब्लिक में मार्केटिंग जाके करेंगे। अब मार्केटिंग क्या है तो ये हम बिजनेस स्टडीज में पढ़ेंगे, सभी एक दूसरे लिंक है, ऐसा कुछ नया नहीं है ना। वैसे समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूँ। फिर लिखा कंज्यूमर हाउएवर पीडीएस होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंश्योर द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड फॉर द कंज्यूमर। तो आपने मिक्स के अंदर दोनों होता है, इसमें देखा जाता है कि गुड्स का सप्लाई जो है वो टाइम टू टाइम हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो वो किसमें है, मिक्स्ड इकोनॉमी में। फिर एक फोर्थ पॉइंट दिया है मिक्स्ड इकोनॉमी में फिर से दोनों ही रहते हैं। तो यहाँ पे ये देखा जाता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाया जाता है कि पब्लिक के डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फोर्थ है मोस्ट रिसोर्सेज आर कंट्रोल्ड और ओन्ड बाय गवर्नमेंट। तो इसमें रिसोर्सेज जो है वो मोस्ट क्या ज्यादातर कौन के पास ही है, सरकार के पास भी है। तो सरकार ही डिसाइड करते हैं प्राइस क्या होगा, सोल्ड कितने में करा जाएगा, वो सारी चीजें। यहाँ पे लिखा है द मोस्ट रिसोर्स आर कंट्रोल्ड बाय द पीपल मतलब कि ये है सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर, है ना। तो मार्केट डिटरमाइन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस। तो मार्केट के हिसाब से डिसाइड करा जाएगा प्राइस कितना है, ज्यादा रहे कि कम रहे। अब यहाँ पे देखो
मिक्स्ड है, तो मिक्स्ड में दोनों के दोनों ही कंट्रोल करेंगे, प्राइवेट भी एंड गवर्नमेंट भी। तो लिखा रिसोर्सेज आर कंट्रोल बाय बोथ, बाय द गवर्नमेंट एंड पीपल, दोनों लिख लेते, बोथ लिख लेते, आप कोई दिक्कत नहीं। प्राइस आर डिटरमाइंड द मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट द कंट्रोल ऑफ द प्राइस। तो मार्केट फोर्सेस के जरिए पता चलता है मार्केट में कितना है, और कंट्रोल कौन करता है प्राइस को, फिर गवर्नमेंट करता है। और आखिरी वाला है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो पब्लिक सेक्टर इसमें मेन है। पब्लिक सेक्टर कौन से होते हैं, तो पब्लिक सेक्टर ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि पब्लिक सेक्टर क्या होते हैं, है ना, ये 11th का है। प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर का भी आप मुझे गवर्नमेंट बताएंगे, तो प्राइवेट तो अभी बता ही दिया, प्राइवेट सेक्टर मतलब जिसमें ऑन करने वाले कौन है, पूरा प्राइवेट है। फिर यहाँ मार्केट मिक्स्ड के अंदर, तो मिक्स्ड में बहुत रहते हैं, पब्लिक भी एंड प्राइवेट भी, ये दोनों ही डोमिनेट करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। तो इतना था, इसके बाद आपका चालू होता है, तो ये पूरा बेसिक था। अब इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती है, तो प्रॉब्लम कहाँ से आई, कैसे आई, ये सारी चीजें आएंगी, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी करवा दूंगा। तो अब ये हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें कुछ भी समझ नहीं आया, जिनको कुछ भी समझ नहीं आया वो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि इकोनॉमी है ही ऐसा कि एक बार में समझ नहीं आता है। आप इसलिए तो इकोनॉमी सबसे कठिन माना जाता है ना, अकाउंट से असल में ज्यादा कठिन है इकोनॉमिक्स। वो कारण क्या है कि इसको समझने में थोड़ा सी दिक्कत आती है। तो मैंने कोशिश करी है कि बहुत इजी एग्जांपल दूं आपको। इकोनॉमी 3 टाइप की पढ़ चुके थे, 3 बेसिस पे, सेंट्रली प्लान होती है, एक मार्केट इकोनॉमी, एक और थी आपकी कौन सी, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इन तीनों के अलावा हर इकोनॉमी के अंदर, दुनिया में कैसी भी इकोनॉमी हो, सभी में कुछ मेजर प्रॉब्लम्स होती हैं। अब वो प्रॉब्लम आती क्यों है, तो स्कैरसिटी की वजह से आती है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना। नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं। पहली चीज, अब इनमें होती क्या है, प्रॉब्लम। अभी प्रॉब्लम आई क्यों है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जा चुका है कि व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो बता रहे हैं वो आई क्यों है और कहां से आई है। तो सबसे बड़ा मेन कारण जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आने का है वो है अनलिमिटेड वांट। देखिए, इंसान जो है वो बहुत ही खतरनाक इंसान है इंसान जो है वो बहुत ही खतरनाक जीव जंतु है, वैसे जानवर बोल सकते हैं, साइंस में ह्यूमंस को भी एनिमल बोला गया है। ओके, तो अनलिमिटेड वांट होती है। वांट मतलब कि एक बार इच्छा जो जाग गई वो कभी खत्म नहीं होगी, मतलब एक बार इच्छा जागी तो फिर वो पूरी होने के बाद दूसरी इच्छा क्या जाएगी, एक इच्छा पूरी होती है फिर नेक्स्ट आई थी। तो इच्छाएं जो है वो कभी खत्म होती नहीं है, तो इसलिए बोला गया क्या है, अनलिमिटेड वांट है। अब अनलिमिटेड वांट है तो उसको फुलफिल करना पॉसिबल है ही नहीं। नेचर ही रिकरिंग नेचर का, रिकरिंग मतलब होता है बढ़ते क्रम में, ठीक है, तो बढ़ते क्रम में है। दूसरा कारण हो सकता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होने का, वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज मतलब कि हमारे यहाँ यूनिवर्स में जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लिमिटेड ही हैं, एक सीमित तौर तक ही हैं। सीमित मतलब कि वो थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। अब उसको अलग अलग जगह पे यूज करा जाएगा, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल लिखा दिया है क्या वैसा, मोस्ट ऑफ द गुड्स लिमिटेड, तो हमने मान लेते हैं लकड़ी, जैसे मान लेते हैं वुड्स, है ना, अनलिमिटेड तो है नहीं, लिमिटेड ही है। वुड्स के अलावा आपका कोल का मैंने एग्जांपल लिया था, कोल जो है वो 2035 में खत्म हो जाएगा, ऐसा रिपोर्ट में आया है ना, इंडिया में 2035 तक इंडिया में कोल जो है वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब कोयला भी एक रिसोर्स है। तो कहने का मतलब ये रिसोर्सेज जो है वो क्या होते हैं आपके, लिमिटेड है। अब रिसोर्सेज लिमिटेड होने के अलावा उनके अल्टरनेटिव यूज भी है। अल्टरनेटिव यूज से कहने का मतलब जो रिसोर्स है उसका एक की जगह अलग जगह भी यूज करा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर लकड़ी, वुड एक रिसोर्स है, पर इस वुड का फ्यूल में भी यूज करते हैं, फर्नीचर में भी यूज करते हैं, कंस्ट्रक्शन में भी यूज करते हैं। वैसे तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके अलावा उनका अलग अलग जगह पे यूज करा जा रहा है, तो अल्टरनेटिव यूज हो गया। अब यही तीनों चीजों की वजह से क्या होती है, मेन मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती हैं, मतलब कि आती हैं। अब इन तीनों का ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस, व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइजेस। तो आपको ये इसका आंसर लिख के आना था। इतनी बात समझ गए, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। नहीं आया तो एक बार मैं पढ़ के बताता हूँ। लिखा है ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। देखिए, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, नो मैन कैन सेटिस्फाई ऑल हिज वांट फुली। तो किसी की भी सेटिस्फाई नहीं होती पूरी वांट। वी फुलफिल ए पर्टिकुलर वांट ए पर्टिकुलर टाइम, तो एक वांट हमारी एक समय पे खत्म हो सकती है। दिस व्हाई इट इज सेड दैट वांट आर नॉट ओनली अनलिमिटेड, दे आर रिकरिंग इन नेचर आल्सो। दे आर रिकरिंग मतलब बढ़ते क्रम में, एक खत्म होगी तो दूसरी। कल को आपने बाइक ली तो आप कार की इच्छा जताओगे, कार ली तो फिर और अच्छी कार लेने की इच्छा जताएंगे। तो इच्छाएं जो हमारी वो क्या खत्म नहीं होती। फिर लिमिटेड रिसोर्स में लिखा है मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विस सेटिस्फाई ह्यूमन वांट आर लिमिटेड एंड स्केयर। स्केयर मतलब कि लिमिटेड है और एक तो उनको बार बार अलग अलग जगह पे यूज कराया जाएगा। दिस गुड्स आर कॉल्ड स्केयर बिकॉज देयर डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई नो मैटर व्हाट द प्राइस इज। तो डिमांड जो है वो मार्केट में ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, गुड्स को स्केयर बोला जाता है। फिर अल्टरनेटिव यूज बोला गया है, रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर डिफरेंट अल्टरनेटिव यूजेस। तो मतलब आपका जो डिमांड है, सॉरी रिसोर्सेज है, वो रिसोर्सेज एक के अलावा अलग अलग जगह पे भी यूज करे जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं ये वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया होगा। अब हमने बोला कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज होती है, तो असल में मुद्दा ये है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती क्या है। तो व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, द मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन इस चैप्टर का। ओके, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती हैं।
तो दुनिया में मैंने आपको बोला कैसी भी इकोनॉमी हो, एवरी इकोनॉमी फेसेस 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। तो हर इकोनॉमी के अंदर 3 मेजर प्रॉब्लम है। सबसे बड़ी पहली मेजर प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि अगर हम गुड्स बना रहे हैं, कुछ इकोनॉमी कोई प्रोड्यूस करना चाहती है चीज, तो क्या प्रोड्यूस करें, क्योंकि हमारे पास सब कुछ इक्विपमेंट है लेकिन हमें पता नहीं है कि क्या मार्केट में रिक्वायरमेंट होगी, और अगर आपको ये पता भी चल गया तो कितनी क्वांटिटी में रिक्वायर होगी ये भी पता करना मुश्किल है। तो मेन प्रॉब्लम तो यही है ना कि क्या प्रोड्यूस करा जाए, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करा जाए। तो यहाँ देखिए लिखा है, इसमें आपको लिख के कहना है लैंड, लेबर, मशीन, कैपिटल, टूल्स, इक्विपमेंट एंड नेचुरल मीन्स आर लिमिटेड। सारी चीजें ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहलाते हैं। आगे जाके इसके बारे में आप पढ़ेंगे। इन्हें इन सभी को क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन सभी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं कि इन्हीं के जरिए चीजें प्रोड्यूस करी जाती है किसी भी इकोनॉमी के अंदर। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये सभी क्या है आपके, लिमिटेड है। लिखा है एवरी इंडिविजुअल इन इकोनॉमी कैन नॉट सेटिस्फाई। तो कैन नॉट सेटिस्फाई मतलब कि हर एक इंडिविजुअल को पूरी तरह से सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे कैन नॉट लगा लेना। सो द इकोनॉमी डिसाइड व्हाट, तो इसीलिए अब सबकी सेटिस्फाई नहीं कर सकते ना, हर एक को सेटिस्फाई करना पॉसिबल है ही नहीं। तो इसीलिए लिखा है कि किसी भी इकोनॉमी को डिसाइड करना पड़ता है कि आर टू बी प्रोड्यूस, कमोडिटी आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो आपको क्या प्रोड्यूस करना है और कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, ये इकोनॉमी को डिसाइड करना होता है। तो पहली प्रॉब्लम हो गई व्हाट टू प्रोड्यूस। दूसरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कि अगर आपको ये जान भी लिया कि आपने क्या प्रोड्यूस करना है, तो सबसे बड़ी दूसरी समस्या ये आएगी कि कैसे प्रोड्यूस करना है। भाई हमें पता ही नहीं, टेक्निक ही नहीं पता। तो इसके लिए जनरली दो टेक्निक दी गई हैं। एक टेक्निक को बोला जाता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक, दूसरी को बोला जाता है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। देखिए दोनों टेक्निक में सिंपल सा फंडा है कि लेबर मतलब हो गया मजदूर, तो इस टेक्निक में मजदूरों पर ज्यादा फोकस करा जाएगा। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल मतलब से फंड पे, तो मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा करा जाता है, कैपिटल ज्यादा लगाया जाता है। तो कैपिटल ज्यादा लगा रहे हैं तो मशीनों का ज्यादा यूज करा जाएगा। तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में कैपिटल ज्यादा है, लेबर इंटेंसिव टेक्निक में लेबर ज्यादा होते हैं। बस इतना सा। डेफिनेशन लिखिए, दिस प्रॉब्लम डील्स विद चूजिंग और सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्निक। तो ये टेक्निक डिसाइड करती है, इसी के अंदर डिसीजन लिया जाता है कि कौन सी टेक्निक को हम ज्यादा से अच्छे से यूज कर सकें, ताकि हमारा जो खर्चा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो हाउ टू प्रोड्यूस मतलब कैसे प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस कैसे करना है, तो और खर्चा क्या होना चाहिए, साथ में कम होना चाहिए। तो कौन सी टेक्निक अपना है जिससे खर्चा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रॉफिट जो है आपका क्या हो सके, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो सके। इसलिए ये वाली टेक्निक के बारे में भी एक समस्या आती है। तो हाउ टू प्रोड्यूस एक दूसरी समस्या हुई। ठीक, यहाँ लिखा है देखा, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स इन्वॉल्व रिक्वायरमेंट ऑफ मोर लेबर। तो लेबर में लेबर ज्यादा होते हैं एंड लेस कैपिटल। whereas capital intensive technique involve requirement of more capital and less labor। तो लेबर कैपिटल में क्या होता है, कैपिटल ज्यादा, इन्वेस्ट आपके लेबर क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो दो मेजर प्रॉब्लम हो गई। देन थर्ड मेजर प्रॉब्लम आती है आपकी whom to produce। whom to produce मतलब कि अगर आपने जान लिया क्या प्रोड्यूस करना है, सेकंड आपको ये पता चल गया कैसे प्रोड्यूस करना है, तो तीसरी समस्या आ जाएगी किसके लिए प्रोड्यूस करा जाए, बच्चों के लिए करा जाए कि बूढ़ों के लिए करा जाए। ठीक है, तो लिखा है गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी आर कंज्यूम्ड बाय इट्स सिटीजन। द इंडिविजुअल में बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। तो या तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन हो सकते हैं या रिचर क्लास से हो सकते हैं। फिर इसलिए लिखा है दिस प्रॉब्लम डील्स विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट अमंग द पीपल ऑफ कंट्री। तो ये वाली जो प्रॉब्लम है वो डिस्ट्रीब्यूशन से डील करती है। एक ऑब्जेक्टिव यहाँ से, अब देखिए आपको ऑब्जेक्टिव की बात करने पे लेते हैं थोड़ी सी। ऑब्जेक्टिव जो है वो पेपर में आपके कॉन्सेप्ट्स के बीच में से आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने बुक के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए या परीक्षा मत किया, क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए वही पेपर में आएगा, ऐसा नहीं है। आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियरली अच्छे से पढ़ते चलना है। इन्हीं के बीच में से कहीं से भी पूछ सकते हैं। जैसे कि एक ऑब्जेक्टिव में आपको यहाँ पे बना के बता सकता हूँ कि होम टू प्रोड्यूस जो प्रॉब्लम है इकोनॉमी डील करती है वो किससे, तो यहाँ पे आप लिखेंगे विद डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे डील करती है वो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट से डील करती है आपकी कौन सी टेक्निक, प्रॉब्लम होम टू प्रोड्यूस प्रॉब्लम जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटपुट से प्रॉब्लम से डील करती है। तो ये आपका था तीनों चीजें। तो ये हमने देखा अभी, ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर भी यही लिख के आना, इतना ही बड़ा आंसर होगा। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे क्लियर हुए। पहला है व्हाई डू इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइसेस। टॉपिक दिए हुए हैं बुक में, मैंने टॉपिक को क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया जैसा आपका बोर्ड में पूछा जाता है। देन लिखा है व्हाट आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। तो इकोनॉमी में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं ये देख लिया हमने। तो प्रॉब्लम देख ली, क्यों आती ये भी देख लिया। तो हम इसका सॉल्यूशन पे बात करेंगे। सॉल्यूशन से पहले मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देख लीजिए कि जब भी कोई तीन टाइप की इकोनॉमी हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, इन मार्केट इकोनॉमी होता है। तो मार्केट इकोनॉमी में जो प्रॉब्लम है वो मार्केट फोर्सेस एंड सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से सॉल्व होती है। मतलब उसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। किसके हिसाब से सॉल्व होती है प्रॉब्लम, मार्केट डिमांड या सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। तो जैसा मार्केट में डिमांड है उसके हिसाब से सप्लाई करी जाएगी, ऐसी उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व होती है मार्केट इकोनॉमी में। फिर आता है सेंट्रली प्लांट इकोनॉमी। तो सेंट्रली में तो गवर्नमेंट कंट्रोल करता है, तो यहाँ पे सेंट्रल अथॉरिटीज प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं।
फिर मिक्स्ड इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में जनरली पब्लिक वेलफेयर के हिसाब से होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के हिसाब से होता है, तो इसलिए इसमें लिखा है बोथ मार्केट फोर्सेस एज वेल सेंट्रल अथॉरिटी प्ले देयर रोल, तो यहाँ पे दोनों ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ओके, उम्मीद करता हूँ सभी को इतनी बात समझ में आ गई। तो ये एक्स्ट्रा नोट है और कुछ भी नहीं, आपको एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगला टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व जो है वो क्या चीज है, तो देखिए हमने 3 मेजर प्रॉब्लम्स पढ़ी, उन तीनों का सॉल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करता है आपका कौन सा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अभी सॉल्यूशन कैसे प्रोवाइड करता है वो बात की बात है, पहले तो ये देखते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, देखिए नाम को अगर मैं अलग अलग करूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज मतलब प्रोडक्ट जो भी चीज प्रोड्यूस करी जा रही है उसकी अलग अलग पॉसिबिलिटी संभावनाएं बताता है कौन सा कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। मतलब ये आपको बेस्ट अल्टरनेटिव देता है कि आपके पास गिवन रिसोर्सेज हैं, इन रिसोर्सेज से आप क्या क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो सबसे अच्छा होगा वही आपका कर्व बताएगा, कौन सा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बताएगा। तो ये कैसे बताएगा, उसके लिए हम अभी एक एग्जांपल लेते हैं, तो एग्जांपल से आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए एक एग्जांपल है, एग्जांपल आपको भी एक पेपर में लिख के आना है, तो शेड्यूल लिख देते हैं इसको क्या बोला जाता है, शेड्यूल। जब भी आप इस तरह का एक टेबल बनाएंगे तो उसको इकोनॉमिक्स में, पूरे इकोनॉमिक्स में आगे तक आपको शेड्यूल पढ़ना है। अभी असल में इकोनॉमिक्स चालू हुआ है, ये मान के चलिए कि शेड्यूल इकोनॉमिक्स में शेड्यूल ही होते हैं। ठीक है, तो हमने 2 कमोडिटी ली है, एक कमोडिटी एक्स, कमोडिटी वाई, या इसको ब्रैकेट में आप चाहें तो व्हीट ले लीजिए, गेहूं तो सबको पता ही होगा। दूसरा आप ले लीजिए मशीन। मैंने माना है, एग्जांपल लिया है कि एक व्यक्ति है जिसके पास 1 लाख रुपए है। ओके, कितने हैं, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए या तो वो पूरे में गेहूं पे लगा दे, मतलब प्रोड्यूस करने वाला है, जमीन की बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, है ना। तो या तो पूरा गेहूं प्रोड्यूस करे, या फिर पूरा क्या किस पे लगा दे, वो मशीन्स पे लगा दे ताकि फैक्ट्री वगैरह एस्टेब्लिश कर सके। ठीक है, तो या तो पूरा गेहूं पे लगा देगा या फिर पूरा किस पे लगा देगा, मशीन्स पे। तो अगर 1 लाख रुपए लगाता है तो वो 5 लाख जो है उसका क्विंटल क्या आता है, गेहूं हो जाता है, 5 लाख क्विंटल मान लेते हैं, है ना। तो मैं 5 लिख रहा हूँ, प्रोडक्शन कितना कर रहा है वो, 5 लाख क्विंटल्स। अगर वो पूरा प्रोडक्शन गेहूं का कर रहा है तो उस टाइम पे मशीन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा भाई, 0, कर ही नहीं सकता, पूरा पैसा कहां लगा दिया, मशीन पे, गेहूं पे लगा दिया। दूसरा हमने एग्जांपल लिया, मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए पूरा वो पैसा कहां लगा रहा है, मशीन पे लगा रहा है। अगर पूरा मशीन पे लगा रहा है तो इसमें वो कम से कम 1500 मशीन एस्टेब्लिश कर सकता है, ऐसा हमने मान के चला। कितने, 1500। तो मैं 1500 को इसमें ब्रैकेट में लिख देते हैं, ये हंड्रेड्स में है, ये काय में है पूरा आपका, हंड्रेड्स में, और ये लाख क्विंटल में है। ठीक है, तो ऐसा आपको ऊपर लिखना होगा कि जो भी आपने टर्म लिया हुआ है। तो हम इसको ये हंड्रेड्स में ले रहे हैं तो 15 लिखेंगे, काफी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, 15। तो हम मान के चल रहे हैं कि अगर वो 1500 मशीन लगा पाएगा टोटल किसमें, 1 लाख रुपए में, तो उस टाइम पे व्हीट का प्रोडक्शन कितना होगा, 0, कर ही नहीं सकता, पूरा पैसा खर्च हो गया। तो इतनी बात सभी को क्लियर हो गई होगी कि या तो वो पूरा क्या करेगा, मशीन्स पे इन्वेस्ट कर रहा हो, या फिर पूरा क्या पे इन्वेस्ट कर रहा हो, आपका व्हीट के प्रोडक्शन पे इन्वेस्ट कर रहा होगा। तो अगर हम इसका कॉम्बिनेशन को लेके चलें कि अगर उसको व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो क्या मशीन का प्रोडक्शन को डिक्रीज नहीं करना होगा। मतलब कि 1 लाख रुपए है, मैं कह रहा हूं कि इस 1 लाख में से थोड़ा पैसा व्हीट पे लगा दो, थोड़ा काय पे लगा दो, मशीन्स पे लगा दो। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा अलग से नंबर लेके चल रहे हैं, मतलब 0 से अगर 1 लाख क्विंटल उसको गेहूं प्रोड्यूस करना है तो उसको मशीन का प्रोडक्शन 1,000 रुपए, नहीं सॉरी 100 है ना, हाँ, तो 100 क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। ऐसे ही हम 1 से अगर 2 पहुंचे तो ये क्या हो जाएगा आपका 12, ऐसा मान के चल रहा हूं 3। तो प्रोडक्शन क्या कर रहे हैं हम, व्हीट का बढ़ा रहे हैं, तो 1 2 3 4 5, व्हीट का प्रोडक्शन 0 से पहुंचा 5 तक, तो ये आपका हो गया 12। इसमें डिफरेंस आया पहले कितने का, 1 का, फिर किसका, 2 का, और 3 का लेंगे तो 9 से आप फिर किसका डिफरेंस ले लें, 4 का, तो हो जाएगा 5, और ये हो गया 5। तो मैंने डिफरेंस कैसा लिया है तो वो देख लो आपको वो भी समझ में जाएगा, इस डिफरेंस को क्या बोलते हैं वो भी कंपेयर करेंगे। तो ये याद रखने का तरीका है 4 और 5। तो हमने जो डिफरेंस लिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिया है, 1 2 3 4 5 का लिया मैंने। अब आपको भी ऐसे ही करना है। ऐसा क्यों करना है, तो एग्जाम में या तो आप डाटा याद रखें, याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा समझ में आ गया होगा कि हम क्या कर रहे हैं, एक गुड्स का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना हो रहा है, हमें डिक्रीज करना पड़ रहा है। जैसे व्हीट कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं तो वाई कमोडिटी का मशीन का प्रोडक्शन क्या करना हो रहा है, कम हो रहा है। इन पॉसिबिलिटीज को कॉम्बिनेशन को अलग अलग नाम दे देते हैं। जैसे ए वाला कॉम्बिनेशन जिसपे 0 क्या था आपका, व्हीट था, मशीन कितना हो रहा था 15, तो इनको ए बी सी डी ई एफ, तो ये अलग अलग आपके क्या बन गए, कॉम्बिनेशन बन गए। इनको ग्राफिकल तरीके से रिप्रेजेंट करा जाता है, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ही क्या बोला जाएगा, कर्व बोला जाता है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो ये हमने कक्षा 10 में पढ़ा होगा, है ना, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ली जाती है। अगर नहीं याद तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी सीख जाओगे, इकोनॉमिक्स में यही सब सीखना है अपने को, है ना। तो ये आपका मैंने क्या ले लिया, एक
कर्व ले लिया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लिया। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको क्या लेना है, तो देखिए हम ले लेते हैं वाई एक्सिस पे कमोडिटी वाई को, जो कि क्या था आपका, मशीन्स था। तो यहां लिख लेते हैं मशीन्स, ठीक। देन दूसरा आपका एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे हम कमोडिटी एक्स ले आता, तो इसको ले लेते हैं वीट का प्रोडक्शन कहां से कहां तक हो रहा है, तो आप देखें 0 1 2 3 4 5 तक, तो आपका बीच में हो गया सेंटर में 0, और आपको कहां तक लेना है 1 2 3 4 एंड 5। ओके भाई, इतनी बात सभी के समझ में आ गई होगी। देन हमने मशीन को लेना कहां से, 0 से लेके तो आपका 15 तक, तो आप हमेशा ऐसा नंबर नहीं लिख सकते जो यहाँ लिखे हुए हैं। आपको जो नंबर लेना है वो सभी का बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। मतलब मैं ले रहा हूं 5 3 6 9, ये सब 3 के मल्टीपल है, इसीलिए 12 और कितना हो गया 15। तो जब भी आप नंबर लें तो इस बात का ध्यान रखें भाई कि हम जो नंबर ले रहे हैं वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, उनका सेम होना चाहिए। तो आप जब इसका कर्व बनाएंगे तो 15 देखिए 1 पे कितना है, 0 पे कितना है 15, मतलब यही वाला पॉइंट हो गया। कैसे देखना, फिर से देख लो, वीट का प्रोडक्शन है 0, कमोडिटी वाई मतलब मशीन का प्रोडक्शन है कितना 15, तो पॉइंट मिल गया ऊपर। देन दूसरा वीट का प्रोडक्शन हुआ 1, मतलब वीट का प्रोडक्शन इधर से आगे बढ़ रहा है, तो 1 हुआ, तो आपका काय का कमोडिटी का प्रोडक्शन कितना हो गया 14। ओके, फिर हमने आगे बढ़े, वीट का प्रोडक्शन कितना बोला, आगे और बचा दो, 1 से पहुंचे 2 मतलब इधर, और आपका ये कितना हो गया 12। तो 12 इसको कैसे बनाते हैं, तो इसके लिए आपको एक डैश डैश करके लाइन बनाना है, सीधी सीधी स्केल से कैसे मार्क करेंगे वो भी सीख लो। स्केल से सीधी सीधी लाइन बनाना है, जहां इंटरेस्ट करे वो पॉइंट मार्क कर लो। ओके, और कुछ नहीं, 14 था नहीं तो मैंने एक नंबर नीचे ले लिया अंदाजे में। इतनी बात तो समझ में आई गई होगी, नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। सी देखिए, डी कैसे देखना, डी कैसे मार्क करेंगे वो भी देख लो। डी मतलब वीट कितना है 3, तो वीट हो गया आपका 3 वाला पॉइंट, इससे एक सीधी लाइन बनाइए स्ट्रेट। ओके, देन उसके बाद डी आपका हो गया 3 वीट हो गया, देन मशीन कितना है 9, मशीन कितना है 9, मशीन सीधी लाइन खींचो, फिर एक पॉइंट मार्क करो। देन उसके बाद है आपका डी के बाद ई में देखिए वीट कितना था, वीट का प्रोडक्शन हुआ 4, तो एक सीधी लाइन खींची, वीट का प्रोडक्शन हुआ 4, और आपका कमोडिटी हुआ कितना प्रोडक्शन 5, तो 6 से नीचे आता है 5, तो यहाँ हम बना देते हैं 5, तो ये आपका 5 हो गया। देन आखिरी वाला कॉम्बिनेशन, वीट का प्रोडक्शन है 5, वीट का प्रोडक्शन हुआ ये 5, ये मैंने पॉइंट बनाया, और उसके बाद मशीन का प्रोडक्शन कितना है 0, तो 0 तो यही वाला पॉइंट होगा आपका, और कोई सा भी नहीं होगा। तो ये आपको सारे पॉइंट दिख रहे हैं। ऐसा बचपन में हमने गेम खेला है कि जिसमें बिंदियों को मिला देते हैं, तो एक बिंदियों को कर्व बना के देखते हैं, ये सीधा कर्व आपका बन जाता है, इसी को बोला जाता है पीपीसी कर्व। इसी को क्या बोला जाता है, पीपीसी कर्व। ओके, पीपीसी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो ये आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बन जाता है। याद कर रखना है कि जैसे जैसे हम प्रोडक्शन एक गुड्स का बढ़ाएंगे, दूसरे गुड्स का प्रोडक्शन क्या करना होगा, कम करना होगा। क्यों करना होगा, क्योंकि रिसोर्सेज क्या है आपके पास, लिमिटेड है। ऐसा होता है ना कि आप भी घर से कुछ सामान लेने गए तो आपके पास ऑप्शन है, या तो मैं एक चीज ले लूं या फिर दूसरी चीज ले लूं, चॉइस का ऑप्शन है। ओके, अब ये डेफिनेशन में कहाँ लिखा है वो देख लेते हैं। जैसे एग्जाम में आपका आया, फिर से बता देता हूँ एग्जाम में आंसर कैसे लिखना है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आया व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, तो आप ये पूरा पैराग्राफ लिखेंगे, देन एक शेड्यूल बनाएंगे, देन एक कर्व बनाएंगे। चाहो तो एग्जाम्पल यही ले सकते हो जो मैंने लिया वीट और किसका, मशीन का। तो इसमें डेफिनेशन क्या लिखी वो पढ़ के एक बार आपको बता देते हैं। ए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इज ए कर्व विच शो द वेरियस अल्टरनेटिव लेते हैं, मैंने अभी बताया था अल्टरनेटिव प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्सेज, जिनको हम प्रोड्यूस करते हैं किसके हिसाब से, गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से। तो गिवन है, अगर टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिसोर्सेज बढ़ाएंगे तो आपका कर्व में क्या आएगा, चेंज आ जाएगा। ओके, तो वो स्पेशल केसेस हो सकता है, इसीलिए इसके 2-3 नाम हो रहे हैं। ये बहुत जरूरी याद रखना, पेपर में अगर अलग नाम से पूछे तो यही आंसर लिखना है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, फ्रंटियर भी बोलते हैं। अब हमने देखा वी नो दैट देयर इज मैक्सिमम लिमिट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवन रिसोर्स एंड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। इन दिस सिचुएशन इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी, ये अभी समझाया था, इफ वी वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर कमोडिटी then we have to reduce the production of some other commodity। तो एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाना है तो दूसरे के प्रोडक्शन को क्या करना होता है, डिक्रीज करना होता है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो इसीलिए इस कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व के नाम से भी जाना जाता है, या फिर ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। तो यहाँ 4 नाम मिल गए, 2 तो कर्व के और एक आपका किसका मिल गया, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी को प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोला जाता है, कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व या ट्रांसफॉर्मेशन लाइन भी बोला जाता है। इस कर्व में कुछ असम्पशन चलते हैं, असम्पशन मतलब मान के चल रहे हैं हम। तो मान के क्या चला कि पहली चीज तो गुड्स जो प्रोड्यूस करे जाएंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे, ओनली 2 गुड्स रहेंगे।
टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो चेंज नहीं होगी। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई तो टेक्नोलॉजी मतलब कैपिटल ज्यादा इन्वेस्ट करा और कैपिटल ज्यादा करा तो प्रोडक्शन क्या होगा, फिर इंक्रीज होगा। इसलिए ये माना जाता है कि टेक्नोलॉजी में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। फिर आपका बोला है द क्वांटिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कांस्टेंट। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उनको कहा जाता है लैंड, लेबर, कैपिटल। ये भी पेपर में पूछा चुका है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कितने होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, तो ये भी आपके क्या होते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये हमको पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमी के अंदर, मैक्रो इकोनॉमी। ओके, ये हमें कहाँ पढ़ना है, मैक्रो इकोनॉमी, मतलब 6-7 चैप्टर में। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है उनके भी चेंज नहीं होने वाले, मतलब ये सब में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये आपका क्या हो जाता है, अजम्पशन हो जाता है। तो अजम्पशन अभी तक पूछे नहीं गए, पूछे जो गया है वो सीधे आपसे पूछा गया था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है, एक्सप्लेन करिए। तो एक साल तो रिड्यूस हो गया था 2021 में, इस साल आपका आ गया है, अभी तक आया नहीं है पेपर में, तो आने के चांसेस हैं। फिर अगला क्वेश्चन इसी से जो बनता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स बनता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। तो आप अगर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो आपको यही कर्व समझ में आ गया हो तो इसी से समझ में आ जाएगा। देखिए, ये कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लिख सकते हैं कि जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है। किधर साइड जा रहा है वो, डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो राइट, लेफ्ट से राइट की तरफ नीचे झुकता हुआ जा रहा है, तो ये आपका इस तरफ से झुकता हुआ जा रहा है, इसलिए इसको बोला गया डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो, डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पहला तो ये हो गया। दूसरा आपका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा, अगर आप यहाँ बैठे हैं जीरो पे, यहाँ खड़े हो जाओ, जाके यहाँ जीरो पे खड़े हो जाइए। तो अगर जैसे ही वहां जाके खड़े होंगे तो आप देखेंगे कर्व की तरफ। तो हमने बचपन मतलब 10th वगैरह क्लास में पढ़ा हुआ है, दो टाइप के आपके शेप होते हैं, एक को कहते हैं कॉन्वेक्स, एक को बोलते हैं कॉनकेव। क्या बोला जाता है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव मार्कर क्यों नहीं चल रहा, तो एक को बोलते हैं कॉनकेव, एक को बोला जाता है कॉन्वेक्स। तो ये हमने कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पढ़े हुए हैं, इस तरह की शेप होते थे, लेंसेज पढ़ा होंगे आपने 10th क्लास में, नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं है ना, इतना घबराने की बात नहीं, बता दे रहा हूँ। तो अगर आप इधर से बैठ के देखेंगे तो ये शेप आपको थोड़ा सा कॉनकेव जैसा दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, कॉनकेव, मतलब इसकी तरफ। आप यहाँ बैठे हुए हैं तो इधर से कर्व देखेंगे तो इस तरफ से दिखाई देगा। तो इसको इसलिए बोला गया कॉनकेव फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन मतलब आप सेंटर में बैठे हैं तो आपको कॉनकेव नजर आता है शेप इसका। कैसे आ रहा है, तो देखो यहाँ बना देते हैं, बनाने के बाद और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपने कर्व बनाया कुछ इस तरह का, आप यहाँ बैठे थे, तो अगर हम इसको शेप लें तो ये आपका कॉनकेव लेंस नहीं बन गया, ये देखिए। तो इसलिए इसको बोला गया, सेंटर से बैठ के देखने पे ये किस शेप का नजर आ रहा था, मुझे कॉनकेव नजर का आ रहा था। लिखा है इट इज बिकॉज टू प्रोड्यूस ईच एडिशनल यूनिट ऑफ गुड एक्स, मोर एंड मोर गुड्स, मोर यूनिट ऑफ गुड वाई विल हैव टू बी सेक्रीफाइस देन बिफोर। तो ये क्यों हो रहा है कि एक गुड्स बढ़ाना है तो दूसरे गुड्स का क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इस वजह से आपका शेप कैसा आ रहा है, कॉनकेव आने लगा था। इतनी बात क्लियर है, तो ये आपका पूरा फंडा क्लियर होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं, आपको पता ही है कहाँ पे कमेंट करना है ना, या मैसेज करना है। फिर अगला एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको बोला जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी मतलब कि अगर नया ऑप्शन आपको कुछ मिल रहा है तो उसमें होने वाले खर्चे को क्या बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कि आप कहीं पे जॉब करते हैं, तो एग्जांपल मैंने जॉब कहीं लिखा हुआ है, देखा, फॉर एन एग्जांपल ए पर्सन इज एम्प्लॉयड एंड गेट ए सैलरी ऑफ 3000 पर मंथ। तो आप कहीं जॉब करते हैं, आपको 3000 रुपये महीने की सैलरी मिलती है। आप चाह रहे हैं कि मैं जॉब छोड़ दूं, मैं बिजनेस स्टार्ट करूं। तो आप अगर आप बिजनेस चालू करेंगे तो आपने जो 3000 रुपये महीने की जॉब कर रहे थे वो तो चली गई। यही जॉब जाने की वजह से आपके पास नया ऑप्शन आ गया, इसी को बोला जाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब नए अपॉर्चुनिटी के चक्कर में जो मैंने खर्चा कर लिया वो कहलाएगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फिर से नया ऑप्शन जो मेरे को लेना है, नया प्रोफेशन में अपना रहा हूँ, उसकी वजह से जो करंट में मेरा है वो खर्चा हो गया, तो इसलिए उसको बोला गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ लिखा है ही शिफ्टेड हिमसेल्फ टू बिजनेस सो ही विल लूजिंग 3000 मंथ। तो 3000 रुपये महीना वो लूज कर देगा फ्रॉम हिज सर्विस एंड इट विल बी हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो उसी को क्या बोला जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाएगा। तब उसके पास देखो ऑप्शन ऐसा है, या तो बिजनेस चल गया मतलब 3000 से ज्यादा कमाने लग गया तो अच्छा है, नहीं कमाया तो फिर क्या हो जाएगा, उसका नुकसान हो जाएगा। तो डेफिनेशन इसकी पेपर में क्या लिखना है, एक तो डेफिनेशन लिखना है, साथ में एग्जाम्पल। क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो मैं आपको साथ में क्वेश्चन इसलिए बताते आ रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, वरना आप सिर्फ एग्जाम्पल ये कॉन्सेप्ट पढ़ते जाएंगे तो कॉन्सेप्ट से ज्यादा अच्छा रहेगा। और आपको एग्जाम टाइम पे क्वेश्चन बैंक आता है, क्या आएगा, क्वेश्चन बैंक। तो मैं इसको भी आपको सॉल्व करवाऊंगा बाद में। तो अभी टॉपिक पढ़ते जाओ, क्वेश्चन बैंक में भी आपको क्वेश्चन को प्रिपेयर करना रहेंगे। ओके, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। लिखा है
इन रियल लाइफ वी शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब और या बिजनेस या प्रोफेशन टू अदर असाइनमेंट, वी हैव बीन लूजिंग द रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन से कहने का मतलब होता है अकाउंट्स में जो पड़ा है सैलरी वगैरह, सैलरी कमीशन ऑफ प्रेजेंट जॉब फॉर द अदर जॉब, सो रेम्यूनरेशन लॉस्ट इज टर्म एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आपको जो सैलरी मिल रही थी वो लॉस्ट हो गई, उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्लूड डैश आता है, तो एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट दोनों इसमें इंक्लूड करी जाती है। अब ये कॉस्ट कौन सी है, तो वैसे तो ये पहले हमने पढ़ी होगी। एक्सप्लिसिट मतलब होता है भारी खर्चा, भारी खर्चा जो आपका अदर हो रहा है, और इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है कि जो भीतरी खर्चा है। तो भीतरी मतलब कि बिजनेस को ग्रो कराने के लिए आप जो खर्चा कर रहे हो वो कौन सी कॉस्ट हो गई, फिर इम्प्लिसिट कॉस्ट हो गई। और जो बाहर खर्चा जा रहा है जैसे कि सैलरी हो गया, रेंट हो गया, मटेरियल पर खर्चा, वो सब कहलाता है एक्सप्लिसिट कॉस्ट। तो ये मैंने नोट डाल के यहाँ लिख दिया है, पेपर में नहीं आएगा, आएगा भी तो लिख देंगे, पढ़ा तो है हमने, कहना है ना। फिर एक अगला टॉपिक है जिसका नाम है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि अभी मैं इसको आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के जरिए बताता हूं। देखिए, हमें एक गुड का प्रोडक्शन करना था, बढ़ाना था, व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो मशीन का क्या हो रहा है, आपका लॉस हो रहा है। तो कितना लॉस हो रहा है उसी को बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब अगर मैं यहाँ पे निकालना चाहूं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एमओसी, तो यहाँ पे ऊपर का तो कुछ पता नहीं, तो डैश मार दिया। 15 से 14 जाने पे कितना हो गया, 1 का लॉस हुआ। 14 से 12 जाने पे कितना हुआ, 2 का लॉस हुआ। 12 से 9 पे जाने पे कितना लॉस हुआ, 3 का लॉस हुआ। 9 से 4 जाने पे कितना लॉस हुआ, 4। 5 से 0 पे 5। तो ये जो मेरा लॉस है या फिर डिफरेंस आया, इसी को बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो असल में इसकी डेफिनेशन के अलावा आपसे पेपर में एक फॉर्मूला भी पूछते हैं। फॉर्मूला ये है कि मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का फॉर्मूला क्या बनता है, तो इसका फॉर्मूला आता है यूनिट ऑफ वन गुड सेक्रीफाइस डिवाइड बाय यूनिट ऑफ वन गुड प्रोड्यूस। तो आप जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, एक गुड सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बदले में कितना आपने प्रोड्यूस करा, उसी को क्या बोला जाता है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन भी बोलते हैं, या फिर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोला जाता है। तो दो इसके नाम बन जाते हैं। डेफिनेशन लिखिए, इट इज द अमाउंट ऑफ वन कमोडिटी दैट इज टू बी सेक्रीफाइस टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटी। तो डेफिनेशन वही है कि एक कमोडिटी बढ़ाने के लिए दूसरी कमोडिटी का कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। फिर से एक कमोडिटी, सिर्फ सिंगल कमोडिटी की बात कर रहे हैं, तो एक कमोडिटी प्रोड्यूस करने के लिए दूसरी कमोडिटी जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ रही है, उसी को सेक्रीफाइस को बोला जाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या इसका दूसरा नाम दिया है कवि ने, इट कैन ऑल्सो कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, शॉर्ट में एमआरटी। उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आ गया होगा। तो ये तीन मेन कॉन्सेप्ट बनते हैं सॉल्यूशन के अंदर में। पहला था आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, दूसरा आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तीसरा आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये तीनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे से और सॉल्यूशन देते हैं। अब कंक्लूजन ये निकलता है, कंक्लूजन आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ कंक्लूजन थोड़ा सा इकोनॉमिक्स समझने के लिए, अपन क्योंकि पढ़ रहे हैं तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसा आएगा उसके अलावा सब्जेक्ट का भी पढ़ना जरूरी है ना। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ये सेंट्रल प्रॉब्लम के 5 प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। और 5 प्रॉब्लम कौन कौन सी थी, तो लिखा व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कैसे करेंगे यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज कैसे करा जाएगा, इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी हो, इन सारे के सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है आपका कौन सा पॉइंट, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसलिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें इसके लिए लिखा है ऑल द पॉइंट ऑन कर्व सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ व्हाट एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो व्हाट एंड हाउ मच टू बी प्रोड्यूस ये भी आपके किसमें पता चलता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में पता चलता है। तो यहां तक तो आपका बेसिक चैप्टर में इतना ही है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज बताना चाहूंगा। वो एक्स्ट्रा चीज ये कि आप जैसे ही जाएंगे कर्व पे, तो आपका ये था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में 3 पॉइंट और होते हैं। मान लेते हैं कि आपका जो पॉइंट है वो कहीं पे आ रहा है कर्व के ऊपर ही, हमने यहाँ पे अलग अलग कॉम्बिनेशन लिए थे, पॉसिबिलिटीज ली थी, तो एक पॉसिबिलिटी जो है वो आप इस कर्व के ऊपर ही आ रही है। तो अगर इस कर्व के ऊपर आ रही है तो इसका मतलब है आपके फुल रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब आपने जितना भी रिसोर्सेज मशीन वगैरह है सबका यूटिलाइजेशन जो है वो बिल्कुल सही तौर पे चल रहा है। अगर आपका कोई पॉइंट अंदर आता है इस कर्व के, मान ले कोई पॉसिबिलिटीज जो है वो आपकी कहां आ रही है, 6 और 2 पे आ रही है, तो मतलब यहाँ आ रहा है, तो इस कर्व के तो अंडर में हो गया ना। तो इस कर्व के अंडर में आ रहा है तो उसको बुलाया था अंडर यूटिलाइजेशन, मतलब आप सही से मशीनों का यूज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो भी आपके पास रिसोर्सेज है यूटिलाइजेशन। ओके, तो स्पेलिंग पे कोई नहीं जाएगा, है ना। अंडर यूटिलाइजेशन हो गया। हमने बात करी फिर से, अगर आप कर्व के ऊपर ही आपका पॉइंट आ रहा है तो फुल यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्स का, अगर कर्व के अंदर कहीं आ रहे हैं तो आप क्या है, अंडर यूटिलाइजेशन है। और आपका अगर कोई पॉइंट है जो कि कर्व के बाहर जा रहा है, कर्व के कहां जा रहा है, वो बाहर कहीं यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, मतलब आप चाह रहे हैं 15 और 4 का कॉम्बिनेशन, 15 और 4 का प्रोडक्शन,
तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है, ये आपकी केवल क्या है, सोच है। तो ओवर यूटिलाइजेशन कह सकते हैं इसे। ओवर मतलब कि जरूरत से ज्यादा सोचना, ऐसा आप चाह रहे हैं जो कि अभी पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, अगर आपसे ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो इसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बनेगा। तो चैप्टर 1 यहीं खत्म होता है। इतना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आया होगा। वैसे इकोनॉमिक्स देखिए ऐसा सब्जेक्ट है कि एक बार में किसी के समझ नहीं आता है, तो आपको उसको बार बार पढ़ना ही होगा, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा सबसे अच्छे इजी एग्जांपल आपको दूं, और यही क्वेश्चंस न्यूमेरिकल किस तरह से पूछे जाते हैं ये भी आपको बताऊंगा। लेकिन वो सब कहाँ रहेगा, कोर्स में रहेगा अपने। तो देखिए आपको फिर से बता रहा हूँ, एप्लीकेशन शो हो रही है, एप्लीकेशन आप सर्च करेंगे बीएसटी क्लासेस, तो आपको सब कुछ वहां मिलेगा। बाकी अकाउंट्स बिजनेस वगैरह मैं आपको यूट्यूब पे कराता रहूंगा। इकोनॉमिक्स के लिए आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। तो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं बाय नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।